गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ थोड़े से क्वेश्चंस कर रहे थे। मोस्टली हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन के ऊपर क्वेश्चंस किया था, तो आज फिर हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आज फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे मेनली फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन दूंगा, आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन देखो, ये एक वेज है और इसका टॉप सरफेस ऐसे है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। मैं एक आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। दिस सरफेस इज स्मूथ और यहां पे एक ब्लॉक है स्मॉल m। ये वेज कैपिटल M है। सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ये तीनों स्ट्रेट सेगमेंट का लेंथ L है और ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि when the block moves from A to B, तो ये वेज का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज एज ब्लॉक मूव्स फ्रॉम A to B, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही इसको सॉल्व होना है, ठीक है। कैसे करें? बाहर से फोर्स लग रहा है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। सबसे पहले तो यही सोचना है कि क्या क्या टूल हम इसमें लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं क्या। तो यहां से हम यही कंक्लूड करेंगे कि हॉरिजॉन्टल में लगा लो, वर्टिकल में मत लगाना। वर्टिकल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड इन x डायरेक्शन, ठीक है। y में नहीं लगा सकते। अच्छा, जब ये A से B की तरफ जाएगा हमारा वेज, तो सॉरी ब्लॉक, तो हमारा वेज जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हमारा वेज जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा क्योंकि ब्लॉक राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो एक मैं इसका फिगर बना देता हूं, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्लॉक अब हमारा चला गया यहां पे, ठीक है। अब लगा लो, ये यहां से x डिस्टेंस पीछे गया और फिर ये जो हमारा ब्लॉक है वो यहां से कितना डिस्टेंस आगे गया ये निकालो। और फिर तुम लिखोगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। दो ही है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। देखो ये आया कहां से, ये मैं एक बार फिर तुमको याद दिला देता हूं। XCM इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसा होता है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। और अगर x में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। दैट मींस डेल्टा XCM विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज F एक्सटर्नल नेट इन x डायरेक्शन इज 0। x डायरेक्शन में कोई बाहर से फोर्स लग ही नहीं रहा, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तुम क्या लिखोगे, डेल्टा XCM यहां, सो डेल्टा XCM विल बी इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ये डेल्टा XCM क्या है, 0 है, तो यहां से यही आ जाएगा तुमको, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितना है, तो ये है L प्लस L cos 60 प्लस L cos 60, दो बार L cos 60 आ गया,
तो दिस इज 2L, टोटल लेंथ 2L है, उसमें से वेज पीछे की तरफ x गया अगर, तो हमारा ब्लॉक आगे गया होगा 2L माइनस x। अब ये आसान है, अब इसमें पुट कर लो, ठीक है। जो मास जितना डिस्टेंस गया अर्थ के रिस्पेक्ट में वो फाइंड आउट करते हैं। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा वेज पीछे की तरफ गया है x डिस्टेंस, और बाकी का डिस्टेंस ब्लॉक ने कवर किया है, टोटल दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कवर किया है 2L, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्मॉल m इंटू 2L माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू माइनस एक्स। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें प्लस माइनस साइन के साथ चलना है। वेज पीछे की तरफ गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स लिखा जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 0। ब्लॉक आगे की तरफ गया, वेज पीछे की तरफ गया, इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करना है। तो हम यहां से अब x निकाल सकते हैं, सो दिस विल बी 2ml अपॉन m प्लस m, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छी तरह से प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, देखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा पाओगे, वर्टिकल में नहीं, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी का फोर्स तो लगता ही है बाहर से, नॉर्मल रिएक्शन जैसे फोर्सेस भी लग सकते हैं। तो बाहर से अगर फोर्स लगे जिस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं करते। जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा उस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये आसान क्वेश्चन था। एक और थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हम यहां से करते हैं। एक ट्रॉली है, ठीक है, ये फ्रीली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। अब इस ट्रॉली से एक पेंडुलम लटका दिया, ठीक है, इस ट्रॉली से एक पेंडुलम लटका दिया, और इनिशियली इस पेंडुलम को $60 डिग्री एंगल से रिलीज कर दिया। 60 डिग्री, दिस इज लेंथ L, दिस इज मास M, एंड दिस कैपिटल M इज इक्वल टू 2L, ठीक है। ट्रॉली का जो मास है वो बॉब के मास से डबल है। इसको यहां से रिलीज करो, ठीक है। रिलीज मींस U इक्वल टू 0, यहां से रिलीज किया, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली when the bob reaches the other extreme. ये बताना, ठीक है। यहां से इसको रिलीज करोगे तो ये इस तरफ को आएगा, और फिर फाइनली जो है वो दूसरी साइड में उतने ही एंगल तक राइज करेगा, 60 डिग्री ही राइज करेगा, ठीक है। बट इस बीच में एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो धागे के अंदर जो टेंशन है उस टेंशन का एक्स कंपोनेंट होगा, बट वो सिस्टम का पार्ट है, वो इंटरनल फोर्स है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा टेंशन का। बाहर से तो सिर्फ दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी दोनों के ऊपर, ट्रॉली प्लस बॉब के ऊपर, और एक लग रहा है बाहर से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ट्रॉली पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो बाहर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। फिर से वही करना है, डेल्टा एक्स CM विल बी 0, सो दिस मींस M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 ये हो जाना चाहिए 0, ठीक है। देखो ये पूरा चीज अब इधर को जाने वाला है, लेकिन जो हमारा ट्रॉली है वो शिफ्ट होने वाला है,
ठीक है, ट्रॉली यहां पे आ गया x, ये पूरा का पूरा चीज x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ये वाला चीज भी x डिस्टेंस शिफ्ट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये भी x शिफ्ट होगा, और अब ये यहां से 60 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है, यहां से 60 डिग्री एंगल पे होगा। तो अभी देखो ये जो लेंथ होगा दिस विल बी यहां तक, दिस विल बी L√3/2, ठीक है, और फिर ये लेंथ भी क्या है L√3/2, ये दोनों लेंथ है L√3/2 और ये L√3/2 और ये बीच में जो डिस्टेंस है गैप वो x है। तो इस बॉब का डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी डेल्टा x1 विल बी इक्वल टू L√3/2 प्लस L√3/2 प्लस सॉरी माइनस x, ठीक है, इसमें से ये वाला कॉमन हो गया दोनों में तो उसको माइनस कर दो, तो मतलब ये जो डिस्प्लेस हुआ ना, ये डिस्प्लेस हुआ डेल्टा x1, वो इतना डिस्प्लेस हुआ, इतना, और डेल्टा x2 जो है दैट इज माइनस x, ये डिस्प्लेस पीछे की तरफ हुआ x, तो इसको लिखा जाएगा माइनस x। अब ये लगा लो यहां से, तुम लिखोगे m इंटू L√3/2 प्लस L√3/2, तो ये हो जाएगा L√3 माइनस x प्लस 2m इंटू माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा L/√3। So displacement of the trolley will be L/√3, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे इसमें ऐसे भी पूछते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, जो ट्रॉली है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो ये जो है ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक है, तो एम्पलीट्यूड इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये जो x है ना ये 2a है, 2a है, तो इसका एम्पलीट्यूड अगर पूछा तो आप लिखेंगे L/2√3, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, ठीक है। चलो ये डिस्प्लेसमेंट वाले थोड़े से क्वेश्चन हमने कर लिए, अब थोड़े से वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो एक सिचुएशन हमको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, एक वेज है ऐसे इस शेप का है और इसके बॉटम पे पहले एक ब्लॉक है और यहां से टॉप का जो हाइट है ये h है, एंड दिस इज कैपिटल M एंड दिस इज स्मॉल m, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है कि इस स्मॉल m को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे दें। ये पूरा चीज जो है वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने फ्लोर बनाया ये स्मूथ है, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है कि मिनिमम u कितना दे दें, फाइंड मिनिमम u so that block reaches the top of the wedge, ठीक है। अब थोड़ा वेलोसिटी भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा अलग, थोड़ा वेलोसिटी वगैरह भी आ गया। चलो अब मुझे ये बताना है कि मैं स्मॉल m को कितनी वेलोसिटी दे दूं कम से कम कि ये टॉप तक पहुंच जाए। अब इससे पहले मैं तुमको ये एक क्वेश्चन याद दिलाता हूं कि अगर एक फिक्स वेज है, फिक्स वेज, और इसके टॉप से किसी चीज को अगर रिलीज करो u = 0, तो जब ये बॉटम पे आता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh, ठीक है, v = हो जाता है √2gh, ये हाइट h। अच्छा, इसका उल्टा अगर मैं कर दूं कि ये फिक्स वेज है, इसको कितनी वेलोसिटी दे दें कि ये टॉप पे पहुंच जाए, तो सीधा आंसर हो जाएगा √2gh। क्या होगा इसमें, इसमें ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी सीधे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में फर्क है,
काफी फर्क है। फर्क यह है कि इस बार हमारा वेज स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है, वो भी चल सकता है। ठीक है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, वेज भी चल सकता है, ब्लॉक भी चल सकता है। तो जब मैं ब्लॉक को आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा ना और उसको वेलोसिटी दूंगा, तो जब ये चलते चलते ब्लॉक हमारा यहां पे आ जाएगा इस इंक्लाइन वाले पार्ट पे, तो ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और ये भी नॉर्मल रिएक्शन वेज पे लगाएगा ऐसे, और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो वेज को भी मूव करवाएगा। तो इसका मतलब है कि वेज भी मूव करने लगेगा, जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर की तरफ चढ़ेगा वेज भी मूव करने लगेगा, और हमको ब्लॉक को जस्ट यहां तक पहुंचाना है, जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है। इसके ऊपर अब नहीं जाना है, ब्लॉक को जस्ट यहां तक पहुंचाना है। तो हम ये बहुत सेफली कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी है v, तो वेज की भी वेलोसिटी होगी v, क्योंकि इस पॉइंट पे आकर के ये वेज के रिस्पेक्ट में एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आता है। तो इस वजह से दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी यहां पे एग्जैक्टली इक्वल है। अब x डायरेक्शन में कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, तो हम x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। अब मेरे पास अननोन क्या क्या है, देखो मेरे पास अननोन एक तो u तो है ही जो फाइंड आउट करना है। अब ये मुझे v भी नहीं पता है कि जब ये टॉप मोस्ट पे पहुंचेगा तो दोनों की वेलोसिटी जो कॉमन होगी वो कितनी होगी। तो दो अननोन है, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का, और दूसरा इक्वेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में, स्ट्रिक्टली एक्स डायरेक्शन में, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। लगा लो फटाफट, दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, ये याद रखना। फिक्स वेज में सीधा √2gh लिख लो, बट इसमें सीधा √2gh नहीं लिखना है। ठीक है, इनिशियली केवल स्मॉल m मूव कर रहा है, सो दिस इज p इनिशियल। फाइनली दोनों x डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, m प्लस m इंटू v। ये पहला इक्वेशन, दिस इज p फाइनल, x ये भी x। तो यहां से v इक्वल टू हो गया mu अपॉन m प्लस कैपिटल। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर लगाते हो तो u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2 ये लिखना पड़ेगा। मैं तो gp इक्वल टू 0 इसी को ले लेता हूं, बॉटम मोस्ट पोजीशन को gp इक्वल टू 0 ले लेता हूं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu स्क्वायर, u2 इज mgh, क्योंकि वेज तो ऊपर नीचे कहीं गया नहीं, ब्लॉक केवल गया ऊपर, h हाइट तक गया। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m प्लस m इंटू v स्क्वायर। अब v का वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो, सो यू विल गेट हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू mgh प्लस हाफ m प्लस m इंटू m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। तो एक तो ये स्क्वायर वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, हाफ काट के हटा देता हूं, यहां पे 2 लिख देता हूं। ठीक है, एक स्मॉल m भी काट देता हूं, एक स्मॉल m भी काट देता हूं। तो अब ये आ गया u स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू 2gh। तो जो u है वो आ जाएगा √2gh m प्लस m डिवाइडेड बाई कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी कैपिटल M अपॉन m प्लस m। ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है आंसर।
ठीक है, बाकी बच्चे भी आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नहीं है। अब मैं दूसरे मेथड पे आता हूं जो तुमको क्लास में बताया था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमको पता है कि मोमेंटम हमेशा जीरो ही होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा जीरो इक्वल टू जीरो ही लिखा जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहला इक्वेशन तो हम लिखते नहीं। अगर मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो वो किसी भी फ्रेम में नहीं हो रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डज नॉट गिव एनी यूजफुल रिलेशन। क्यों भाई, क्यों नहीं देगा? सिंस PI center of mass is 0 and PF with respect to center of mass is also 0, so you will simply get 0 equal to 0। वो लिखने का फायदा ही नहीं है कुछ, मैकेनिकल एनर्जी लिखो। अब देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, दो बॉडीज का सिस्टम है, so that will be equal to half mu into v relative square। ये आपको बताया था, याद रहना है। जो mu है, this is called reduced mass, so this is m1 m2 upon m1 plus m2, this is reduced mass, ठीक है, इसको बोलते हैं reduced mass। और v relative, ये दोनों बॉडीज का आपस में रिलेटिव वेलोसिटी। तो अभी देखो, यहां पर u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2, ये लिखा जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी u2 प्लस k2। u1 यहां भी 0 है, k1 देखना, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली क्या होगा, u होगा, क्योंकि वेज रुका हुआ था, केवल ब्लॉक चला था u स्पीड से। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ म्यू, म्यू इज mm अपॉन m प्लस m इंटू u स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि v इंटू म्यू इज mm अपॉन m प्लस m इंटू 0 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया। देख लो, ये स्मॉल m कट गया। मैं तुमको ये बताने के लिए इतना ज्यादा लिख रहा था, अदरवाइज तो मैं फटाफट इसका आंसर लिख देता, डायरेक्ट मैं शायद आंसर ही लिख देता, मैं बीच के स्टेप्स लिखने की जरूरत भी नहीं समझता। ये लिखता है एक स्टेप ज्यादा से ज्यादा और फिर यहां से आंसर, ठीक है। तो ये बहुत आसान बना देता है आपके वर्किंग को सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं होती, तो एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही तुम जरा सा इसको वर्क करके बताओ। एक 2 kg का ब्लॉक है, और ये 1 kg का ब्लॉक है, इसको हमने हिट किया, ठीक है। वी imparted some impulse to this block and this started with 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो बीच में स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दिया हुआ है, K is 100 Newton per meter and you just have to find maximum compression of the spring, ठीक है। चलो ये फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक लाइन का क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2 करना है, बस और कुछ नहीं करना।
u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2। देखो इसमें क्या करना है, u1 जो है वो इनिशियली 0 है, k1 जो तुम लिखोगे पहले तो म्यू निकाल लो, सो म्यू इज 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, सो दिस इज 2/3 kg, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। ठीक है, दोनों मासेस से छोटा है, सो दिस विल बी हाफ इंटू 2/3। रिलेटिव वेलोसिटी 6 हो जाएगा क्योंकि दूसरे वाले को वेलोसिटी हमने कुछ दिया नहीं, 6 स्क्वायर। u2 जो है ये हो जाएगा हाफ इंटू 100 k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k2, सो दिस इज हाफ इंटू 2/3 इंटू 0 स्क्वायर। इसलिए क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है तो मैंने आपको बताया कि दोनों ब्लॉक्स की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तभी फिर एक्सट्रीम केस होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ये वाला चीज तो 0 हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। x इज हाफ हाफ हटा दो और 36 का 2/3 तो 24 हो गया, तो दिस इज रूट ऑफ 0.24, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही तुमको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं और अच्छे से सोच समझ के करना, ठीक है। So there is a constant force acting on this block M2, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एंड यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। नाउ दिस इज ए बेटर क्वेश्चन, तो थोड़ा सोच समझ करके करना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करो, दैट इज वन हिंट आई कैन गिव यू, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। M2 पे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, ACM इज F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। फोर्स चाहे जिस पे भी लग रहा हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो F अपॉन M1 प्लस M2 ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेने का फायदा क्या है, देखो ये आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ना दोनों ब्लॉक्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऐसे। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। जिस मोमेंट पे एक ब्लॉक रुक गया, उस मोमेंट पे डेफिनेटली दूसरा ब्लॉक भी रुकेगा, नहीं तो मोमेंटम 0 होगा ही नहीं। अगर एक ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक उस मोमेंट पे डेफिनेटली राइट की तरफ जा रहा होगा, नहीं तो मोमेंटम 0 होगा ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ना बहुत अच्छा मोशन है, ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे, और दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं, दोनों एक साथ इधर अंदर वाले एक्सट्रीम पे भी पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा या सिंप्लीफाइड मोशन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये फायदा है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मान लो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, ठीक है। ये दोनों सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही हम बता रहे हैं आपको, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, ठीक है। दीज आर इन
सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो हम क्या लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो तो हमेशा ही 0 रहेगा। तो अगर m1 x1 पीछे की तरफ एक मोमेंट ऑफ मास गया तो एक आगे की तरफ भी उतना ही मोमेंट ऑफ मास होगा। तो आई कैन राइट m1 x1 is equal to m2 x2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में ये जो ब्लॉक है ये m2 राइट की तरफ गया x2 और m1 लेफ्ट की तरफ गया, तो तुम ऐसे लिख सकते हो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। वहां से ये इक्वेशन आ जाए। ठीक है, पहला। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा, या सॉरी इसके रेस्पेक्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम भी होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, एक F है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल लो, लेकिन इसमें मतलब सिंपली m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0 लिखा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसके खुद का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। और अब लगा लो वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये भी लगाना है इन CM फ्रेम। ओके, तो हम लिखेंगे डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल टू वर्क डन बाई F प्लस, अब ये प्लस क्या आएगा इसमें? तो प्लस आएगा वर्क डन बाई सूडो फोर्सेस, क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है यहां पे एक्सेलरेटेड है। सो वर्क डन बाई सूडो फोर्सेस भी मुझे इसमें ऐड करना होगा। अभी मुझे नहीं पता वर्क डन बाई सूडो फोर्सेस क्या आने वाला है। ठीक है, अभी देखो सूडो फोर्स हमेशा किसी बॉडी पे लगता है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पे सूडो फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे सूडो फोर्स ऐसे लगेगा। दिस इज FP1 एंड दिस इज FP2। डेल्टा U, देखो स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में था, सारे ब्लॉक्स रेस्ट में थे, तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 0 थी। और जिस मोमेंट पे दोनों ब्लॉक्स अपने एक्सट्रीम पे होंगे, क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जहां पे होगा वहां पे ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए रुक के फिर वापस आने वाले होंगे, तो उस मोमेंट पर भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 हो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो मैं लिख रहा हूं इन CM फ्रेम K initial is 0, K final is 0। K initial is starting point और K final जो है वो है at maximum extension both blocks are at rest। तो K initial K final दोनों 0 हो गए। और डेल्टा U क्या होगा? तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो स्प्रिंग पहले एक्सटेंडेड नहीं है और बाद में इसका एक्सटेंशन कितना हो गया, दोनों मिला के x1 प्लस x2 मिला के x लिख देता हूं। सो दिस इज हाफ kx स्क्वायर माइनस 0। सो दिस इज हाफ kx स्क्वायर एंड x क्या है? x इज x1 प्लस x2। x इज x1 प्लस x2। चलो ये हो चुका। वर्क डन बाई F, वर्क डन बाई F क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई F जिस बॉडी पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 है। तो यू विल राइट m2 x2 वर्क डन बाई F। वर्क डन बाई सूडो फोर्सेस, pseudo forces is work done by pseudo force 1 plus work done by pseudo force 2। ठीक है, चलो अब देखना जो pseudo force 1 है इसको क्या लिखा जाएगा? दिस विल बी m1 into ACM।
और जिधर सूडो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो सूडो फोर्स 1 का वर्क इतना हो जाएगा। सूडो फोर्स 2 का वर्क देखो, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो इसका वर्क हो जाएगा नेगेटिव। सो आई विल सिंपली राइट m2 ACM इंटू माइनस x2, तो ये हो जाएगा m1 x1 माइनस m2 x2 इंटू ACM। नाउ दिस टर्म इटसेल्फ इज जीरो, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस जीरो आ गया, बट हमने अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लिया, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसमें एफ भी आ जाएगा, सूडो फोर्स भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलो अब मैं इस सबको यहां पे लिख लूं। सो डेल्टा यू इज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा के इज जीरो इज इक्वल टू, सॉरी ये मुझे लिखना था f इंटू एक्स, सो इज इक्वल टू f इंटू एक्स, ठीक है। वर्क डन बाई f इज f इंटू एक्स टू, बट x2 को मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड m1 x1 is equal to m2 x2, therefore x1 by x2 is m2 by m1। तो ये दोनों को लेके मैं x2 सीधा क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x, इसको इधर पुट कर दो, सो दिस मीन्स दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू f इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x। एक x काट दो, x क्या हो जाएगा 2m2f अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मैं बोलूंगा इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी x2 इज m1, मैंने गलत लिख दिया, सो यहां पे ये m1 आ जाएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। दिस इज m1 इंटू f, 2m1f अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। देखो जिस ब्लॉक पे फोर्स लगता है ना, उस ब्लॉक का मास नहीं, दूसरा वाला ब्लॉक होता है, दूसरे का मास होता है। एचसी वर्मा में एक साथ 3-4 क्वेश्चन हैं इस तरह के, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, आप दूसरे वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ये है m2 m1, इस पे f2 और इस पे f1 और ये k है, और इसमें आपसे एक्सटेंशन पूछा हुआ है, एक्सटेंशन कितना होगा, तो मैं तुमको बता दूं सीधा, यहां पे होगा, यहां पे एक्सटेंशन जो है ना वो सीधा ऐसे आ जाएगा, m1f2 प्लस m2f1, 2 टाइम्स m1f2 प्लस m2f1 और डिवाइडेड बाई k टाइम्स m1 प्लस m2, ये रिजल्ट आ जाएगा। तुम इसको याद भी रख सकते हो, मतलब जिस मास पे जो फोर्स लगा ना उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, m1 के साथ f2 और m2 के साथ f1, ठीक है। तो और इसी में जो है अगर देख लो यहाँ पे f2 अगर 0 हो गया तो तुमको पुराना वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये पुराना वाला रिजल्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि तुम घर पे अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है, मेरे किए हुए अटेम्प्ट पे नहीं रिलाई करना है, अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया एक वो ऊपर चढ़ने वाला, एक स्प्रिंग वाला बताया, और उसके बाद फोर्सेस लगने वाला बताया। ये सारे सेंटर ऑफ मास फ्रेम के क्वेश्चंस हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हैं। ये 3-4 क्वेश्चन की अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
चलो अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। एक मास है, h हाइट से फॉल करना शुरू करता है, u इक्वल टू 0, यहां से फॉल करना शुरू करता है, एंड व्हेन इट इज एट हाफ हाइट, ये दो इक्वल मासेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो एट हाफ द हाइट h/2, body breaks into two equal masses. टू m जो है वो m प्लस m ये बन जाता है। एक इसमें से m moves horizontally with velocity v। ठीक है, ये just after एक्सप्लोजन ही बोल देता हूं मैं, एक्सप्लोजन ही हो रहा होगा। ये v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है at what horizontal distance from each other the fragments fall। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे फ्रैगमेंट्स गिरेंगे। ठीक है, कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फ्रैगमेंट्स गिरेंगे। चलो बता दो। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है पहले वाले से। ठीक है, दोनों कितने कितने डिस्टेंस पे गिरेंगे वो निकाल लो वर्टिकल लाइन से। ये कहां पे गिरेगा और ये कहां पे गिरेगा, ये निकाल लो। फिर ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, मासेस इक्वल है, जो ब्रेक होने के बाद मासेस है दोनों इक्वल है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस तो बता दो, d1 और d2। d1 तो बता दो, d1 बताओ कितना हो जाए। ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाली चीज है। वेलोसिटी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है तो ये होता है, रेंज कितना होता है, u √ 2h/। तो यहां पे h की जगह पे h/2 है और वेलोसिटी v है, तो v √ h/। दिस इज d1। देखो, जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, ठीक है, मैं इसको vy बोलता हूं। ये तो अब सारा का सारा ये एक पार्ट ले जाएगा ना। पहले तो दोनों चल रहे थे नीचे की तरफ एक सर्टेन वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? जब कोई चीज को h/2 हाइट फॉल कराओगे तो इसकी वेलोसिटी u इक्वल टू हो जाएगा √ 2gh। तो इसका मतलब √gh हो जाएगा। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन वेलोसिटी। जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन अगर एक पार्ट ने ये वाली वेलोसिटी ली ही नहीं वर्टिकल कोई भी, तो पूरा का पूरा वर्टिकल मोमेंटम दूसरे को मिल जाएगा। तो Vy जो है वो 2 टाइम्स √gh हो जाएगा इनिशियल। और यहां से अब इसको h/2 हाइट फॉल करना है, तो टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकालोगे? तुम लिखोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, देयरफॉर हाफ gt² प्लस 2 √gh इंटू t
माइनस एच बाई टू इज इक्वल टू 0। तो अब t को मैं लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू माइनस 2√gh प्लस बी स्क्वायर 4gh और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू जी बाई टू इंटू एच बाई टू, दिस होल डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो ये टाइम हो गया इसका। माइनस 2√gh वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ √gh, क्योंकि सारी वेलोसिटी इसी को मिल गई। अब यहां से इसको h बाई टू हाइट गिरना है, तो खाली y डायरेक्शन से टाइम डिसाइड होगा, x वाला टाइम डिसाइड नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस √5 और माइनस 2 √h बाई √5 माइनस 2 √h बाई, ये टाइम हो गया। ठीक है, देख लो, यही होना चाहिए। और इसके बाद जो है इसकी वेलोसिटी देखो, एक इसको अगर x डायरेक्शन में v वेलोसिटी मिला तो इसको भी इधर v वेलोसिटी मिलेगा, बिकॉज दोनों मासेस इक्वल है। तो अब इस वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, d2 कैसे निकालोगे, d2 will be equal to v into t. So this is √5 minus 2 v under root h by, अब d निकाल लो, d1 plus d2. So this is √5 minus 2 v under root h by g plus v under root h by, तो v under root h by g कॉमन निकाल लो, तो दिस विल बी √5 minus 1 v under root h by, so this will be the answer. ठीक है, this will be the answer. ऐसे प्रॉब्लम्स में सिंपल जो है, जहां पे एक्सप्लोजन हो रहा है वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना होता है, बाकी उसके बाद सिंपल काइनेमेटिक्स है, सिंपल काइनेमेटिक्स है। ठीक है, तो चलो, अब मेरे ख्याल से आप एटलीस्ट एचसी वर्मा के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, जिसमें इस तरह के काफी सारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट अभी एक दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक दो एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं। तो होपफुली आज आपने क्लास में कुछ सीखा होगा, नई चीज सीखी होगी। 3-4 चीजें हैं जो मुझे तुमको बताना है इसमें, तो वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम ये और फिर थोड़ा कोलिजन के अंदर घुसेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।